नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम सेकेंड ईयर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर आएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा सॉल्यूशन करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है और फोर्थ सेमेस्टर का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसमें अब तक हम 4 पार्टों में वीडियो अपलोड किया हुआ है। ये हमारा 5वां पार्ट होगा और ये जो वीडियो इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट आईटीआई सेकेंड ईयर में है और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है। तो उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम में ये देखा गया है कि निमी असाइनमेंट से 100% क्वेश्चन हूबहू मिलते हैं और साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम में भी निमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं और उनका सीबीटी एग्ज़ाम देना है और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपीसीएल, टीजी2, यूपीआरवीएनएल, इसमें फ़िलहाल में राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में वैकेंसी आई है। इस टाइप के जो भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इसमें क्वेश्चनों को समझ सकते हैं। फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन पे डाउट हो सकता है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, साथ ही साथ हम ये बता दें कि इस चैनल पे 2 ट्रेड पढ़ाया जा रहा है जो कि स्टार्ट हो चुका है, जिसमें इलेक्ट्रिकल मैं पढ़ाऊँगा और हीटर थ्योरी भी इस चैनल पर निरंतर कंटिन्यू हो गया है। अब निरंतर वीडियो आती रहेगी, तो हीटर थ्योरी भी इस पर पढ़ाया जाएगा जो आलोक सर पढ़ाएंगे। तो जो स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन और फिटर दोनों के हैं, वो सभी स्टूडेंट चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको बेस्ट से बेस्ट हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। और दोस्तों, आईटीआई के सभी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ें। इस चैनल से हम आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, फिटर थ्योरी और साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन की क्लास भी इस चैनल पर स्टार्ट हो जाएगी। अब एक बचा हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा, तो वो भी अब आने वाले कुछ दिनों में हम वर्कशॉप कैलकुलेशन भी इस चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। तो हीटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी और साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन भी क्लासें निरंतर स्टार्ट हो जाएंगी। तो सभी स्टूडेंट चैनल से अधिक संख्या में जुड़ें और इस चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम आपके बीच अच्छा से अच्छा कंटेंट ला सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम क्वेश्चन देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम 61 से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो 61 जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये फिगर में दिया हुआ ये जो है, ये कौन सा एम्पलीफायर का है। तो एम्पलीफायर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। जैसे एम्पलीफायर में होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, एमीटर कॉन्फ़िगरेशन और कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे होता है। तो इसमें जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन इसका इनपुट है और ये इसका आउटपुट है और इसमें एक कलेक्टर है। कलेक्टर में आप ध्यान से देखिएगा तो एमीटर साइड में एक लोड रेजिस्टेंस लगाया गया है और जो इसका कॉमन
यही पोर्शन किया गया है। और साथ ही साथ इसके कलेक्टर साइड में ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, कलेक्टर साइड में। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एम्पलीफायर का टाइप है वो कॉमन कलेक्टर का है इस साइड से, अर्थात ये पूरा जो सर्किट डायग्राम बना है वो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का है। ऑप्शन जो ए दिया हुआ है कॉमन बेस नहीं, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर ये भी नहीं होगा, और सी जो है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर तो ये भी नहीं होगा। डी जो है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल है 62। ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिएगा। इसमें कह रहा है कि 220 वोल्ट आरएमएस एसी वोल्टेज का पीक वैल्यू क्या होगा। तो फार्मूला होता है आरएमएस इक्वल टू भी मैक्सिमम यानी इसी को पीक बोलते हैं अपॉन √2 होता है। अब आरएमएस वैल्यू जो दिया हुआ है वो 220 दिया है, तो आरएमएस वैल्यू जो है 220 इक्वल टू भी मैक्सिमम या इसी को पीक बोलिए अपॉन √2। √2 का मान जो होता है 1.414। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो भी मैक्सिमम या पीक वैल्यू इक्वल टू 220 इंटू 1.414। जब आप इसमें गुणा करेंगे ना तो 311.17 के आसपास ये आएगा, इसको इंटू जब आप करेंगे तब। अर्थात ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 311.17 वोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो रोक करके देखिएगा, और फिर भी इस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई एक बार फिर देंगे आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 63, इसमें कह रहा है कि सीआरओ के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जाता है। मतलब सीआरओ का फुल फॉर्म जो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप होता है, और ये फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, अपने डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है। तो सीआरओ का जो इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस होता है, इसमें कह रहा है कि इनपुट इम्पीडेंस को कैसे बढ़ाया जाता है। तो इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट इम्पीडेंस का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस हो, इंडक्टिव हो, कैपेसिटिव हो, दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन हो। तो इनपुट ये हो जाएगा और ये आउटपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। तो इनपुट इम्पीडेंस के बीच में एक हम रेजिस्टेंस जब लगा देते हैं, उसके सीरीज में, इनपुट के सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम जोड़ देंगे उसके प्रोब के सीरीज में, तो ये जो सीआरओ का इनपुट इम्पीडेंस जो होगा वो हाई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सीआरओ प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 नंबर, और ये भी वेरी मोस्ट न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहा है कि 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए सीआरओ पर स्क्रीन प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या होगी। सीआरओ यानी इसका फुल फॉर्म भी कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। सीआरओ का फुल फॉर्म जो होता है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप, और सीआरओ क्या मेजर करता है तो फ्रीक्वेंसी मेजर करता है, और ये फ्रीक्वेंसी को अपने डिस्प्ले पर प्रदर्शित करता है, अपने स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है तो F इक्वल टू आप जानते होंगे फार्मूला 1/T होता है। तो इसी फार्मूले से आप करेंगे तो 1/0.2 माइक्रोसेकेंड, तो माइक्रोसेकेंड को हम चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा, और डिवीज़न जो है वो 5 है। जब आप इसमें इनटू करेंगे तो इसको पहले 10⁻⁻6 वाले पोर्शन नीचे माइनस है, इसको ऊपर आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में 6, अर्थात आप कहेंगे
कि 10⁶ अपान 5 में 0.2 से गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, अर्थात 10⁶ अपान 1 और इसमें भाग देंगे तो आपका प्योर जो आएगा वो 10⁶ आएगा। अब इसी को जो न्यूमेरिकल में ऑप्शन में दिया हुआ है वो किलो हर्ट्ज में दिया है, और ये भी याद रखिएगा कि ये फ्रेक्वेंसी है तो फ्रेक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। अब इसको किलो में चेंज करना है तो इसको हम साफ करके एक बार करते हैं कि फाइनल हमारा फ्रेक्वेंसी जो आया था 10⁶ हर्ट्ज था। अब इसको हम हल करेंगे तो 1 पर 3 जीरो ले लेंगे, फिर भी इसमें 3 और बचाना तो 10⁻, इसको 3 कर देंगे और HZ कर देंगे। अब ये 1000 तो 1000 हो जाएगा और 10⁻³ का मतलब होता है 1 किलो, तो ये किलो हो जाएगा और HZ हो जाएगा, अर्थात 1 किलो हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो हमें ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, हम इसका रिप्लाई ज़रूर आपको देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 65 नंबर है। इसमें कह रहा है कि रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाए। पल्सेशन का मतलब होता है एक तरह से विकृति, डिस्टोर्शन। तो अगर उसको हम नहीं हटाते हैं तो क्या होगा, तो उसमें गनगनाहट की आवाज़ आने लगेगी। जैसे आप देखे होंगे, आप रेडियो बजाते हैं तो उसमें किसी फ्रेक्वेंसी का बाधा आने लगता है। जैसे मान लीजिए बिजली है, बिजली भी कहीं आती है, अगर वहाँ आप रेडियो बजाएंगे तो ज़रूर उसमें गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो वही एक टाइप का डिस्टॉर्शन ही होता है या पल्सेशन ही होता है, अर्थात जब इसको हम हटाएंगे नहीं तो उसमें हमिंग साउंड आने लगेगा, गुनगुनाहट की आवाज़ आने लगेगी, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, गुनगुनाती आवाज़, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 66 नंबर है। इसमें कह रहा है कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसा व्यवहार करता है। रिक्तीकरण क्षेत्र का मतलब होता है डिप्लेशन रीजन। आप पढ़े होंगे जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। तो दो पॉइंट को जोड़ने वाला यही डिप्लेशन रीजन है। किसी भी डायोड या ट्रांजिस्टर में जितने डिप्लेशन रीजन बनता है, अर्थात जितने उसमें पीएन जंक्शन होते हैं, जितने पीएन जंक्शन होते हैं उतने डिप्लीशन रीजन भी बनता है। परत की बात हम नहीं कर रहे हैं, डिप्लेशन रीजन। अब ये ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर में एमीटर है, बेस है और कलेक्टर है। अब इसमें डिप्लेशन रीजन कौन हुई, तो ये वाला पॉइंट डिप्लेशन रीजन हुआ और ये वाला पॉइंट डिप्लेशन रीजन हुआ। तो ये कैसा व्यवहार करता है, तो ये एक इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ऑप्शन जो ए है प्रतिरोध के रूप में नहीं, बी जो है कुचालक के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुचालक के रूप में डिप्लीशन रीजन काम करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 67 नंबर, और ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि 66 किलो वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का पावर लाभ क्या होगा। तो पावर जो लाभ होता है, पावर गेन इक्वल टू होता है बीटा इंटू वोल्टेज लाभ, वोल्टेज लाभ। इसको आप याद रखिएगा, इसके फार्मूले को, पावर लाभ इक्वल टू बीटा इंटू वोल्टेज लाभ। अब इसी फार्मूले में आपको इसको रख देना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो बीटा का जो मान दिया हुआ है वो 100 दिया हुआ है, इंटू वोल्टेज जो लाभ है वो 66 दिया हुआ है।
तो इसमें आप इंटू कर देंगे। तो 66 में 100 से गुणा करेंगे तो 66 पर डबल जीरो आ जाएगा, अर्थात 66 ही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6600। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 68, इसमें कह रहा है क्या क्या प्रभाव है अगर सीआरओ को चलाने में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दी जाती है। तो सीआरओ का आप जानते हैं कि सीआरओ में 3 टर्मिनल होते हैं और सीआरओ का जो डायग्राम होता है वो ऐसे बनता है, ऐसे होता है। ये एनोड हो जाता है, ये कैथोड हो जाता है और ये गेट हो जाता है। गेट सिरा ध्यान रखिएगा कभी भी निगेटिव सिरे से ही निकलता है और इसको हम स्टार्ट करने के लिए गेट पर एक मिनिमम वोल्टेज देते हैं, तब सीआरओ ऑपरेट होता है। तो इसमें जो कह रहा है कि अगर सीआरओ को चलाने में लैच किया जाता है और डीसी में गेट करंट हटा दी जाए, ये गेट करंट हटा दी जाएगी तो क्या रीजन होगा। तो गेट पर डीसी वोल्टेज हटाने से इसका जो नियंत्रण होगा वो खो देगा, अर्थात अनियंत्रित हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन जो ए है, एससीआर कट ऑफ हो जाएगा, नहीं। एससीआर ऑफ के माध्यम से धारा, ये भी नहीं होगा। सी जो है आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। गेट चालन पर नियंत्रण खो देगा, अर्थात तो सीआरओ को ऑपरेट करने के लिए गेट पर कुछ वोल्टेज आरोपित किया जाता है तभी ये ऑपरेट हो जाता है, तो यही जो है वो खो देगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन मोस्ट है, इसमें कह रहा है कि जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज क्या होता है। जेएफईटी का पहले आप फुल फॉर्म जान लीजिए कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, और एफईटी जो होता है ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि एफईटी एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है और इसमें पिच ऑफ रीजन क्या होता है, ये राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में आया हुआ क्वेश्चन है। पिच ऑफ वोल्टेज क्या कहलाता है, तो इसमें जो है इसके 3 टर्मिनल होते हैं एफईटी के। तो एफईटी के तीन जो टर्मिनल होते हैं, एक ड्रोन होता है, एक सोर्स होता है और एक गेट होता है। तो जो सोर्स से इसमें करंट इनपुट होती है और ड्रोन से आउटपुट होती है। तो इसमें जो ड्रेन करंट है, ये ड्रेन करंट है, जब इसमें पिच ऑफ वोल्टेज रीजन में जब ये जाता है एफईटी, तो ड्रेन करंट जो होती है वो 0 हो जाती है। तो ऑप्शन जो ए है, कोई रिक्तीकरण क्षेत्र मौजूद नहीं होगा, मतलब कोई डिप्लेशन रीजन मौजूद नहीं होगा, ये नहीं होगा। बी जो है ड्रेन करंट 0 हो जाएगी। याद रखिएगा जेएफईटी में पिच ऑफ वोल्टेज वह प्रभाव कहलाता है जिस पर ड्रेन करंट जो है वो 0 हो जाए, वो पिच ऑफ वोल्टेज रीजन कहलाता है जेएफईटी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। जब हम इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो 70 नंबर से इसका नेक्स्ट पार्ट लाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।